हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्चुअली क्या है, ये क्लास मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था सॉफ्टवेयर में। देखो आपको थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा मैं कहूँ तो मुश्किल भी है। बट ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मॉडल्स में और थ्योरीज में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि थ्योरीज क्या है। थ्योरीज एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है। कुछ राइटर्स ने लिखा है कि इस तरीके से बिजनेस चलते हैं या चलने चाहिए, इन तरीकों से। मॉडल्स क्या है, एक्चुअल में दुनिया में जिस जिस तरीके से बिजनेस चल रहे हैं वो चीजें हैं मॉडल्स। ठीक है। पेपर में अगर आएगा भी मॉडल्स या थ्योरी में, आपको कहीं जगह कंफ्यूजन होगी कि यार ये चीजें तो वहां पे भी लिखी हैं। जैसा कि एंग्लो सेक्शन मॉडल आपको सिमिलर लगेगा एजेंसी थ्योरीज की तरह, उसकी तरह लगेगा। तो सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, पेपर में आएगा तो आपको लिखा हुआ होगा मॉडल का नाम और आगे मॉडल या फिर थ्योरी। आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। मॉडल में आप मॉडल लिखोगे, थ्योरीज में थ्योरीज लिखोगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। नाउ, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन थ्योरी, इसलिए हमने लास्ट क्लास में 3 स्टार्स भी लगाए थे इसमें। ठीक है। इसमें पहले क्या थे, 4 मॉडल्स थे, जिसमें ये 5वां मॉडल ऐड किया गया है। एक्चुअली ये मॉडल है ही नहीं, ये पूरी की पूरा एक ग्रंथ है ना। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है ना, अर्थशास्त्र की एक बुक है पूरी, जो लिखी है किन्होंने, कौटिल्य ने। ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, या फिर इनका नाम था विष्णुगुप्ता। ठीक है, बहुत पुराने समय पे 350 BC बिफोर क्राइस्ट, 4वीं शताब्दी में शायद इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो ये कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है हमारे इस कोर्स में अब, पहले ये नहीं था। एक्चुअल में ये जो है ये बीए के पॉलिटिकल साइंस में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फिर यूपीएससीज में, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा टॉपिक था। इस पूरे बहुत बड़ा है ये, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस कैसे करना चाहिए, देश कैसे चलाना चाहिए, राजा को कैसे अपनी प्रजा के साथ बिहेव करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्या करना चाहिए, बहुत चीजें हैं इस बुक में, जो कौटिल्य जी थे। चाणक्य सुना ना, चाणक्य नीति आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स में बहुत यूज होती है अमित शाह के लिए कि चाणक्य है चाणक्य। तो ये बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है। तो उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हम इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह ही पढ़ेंगे। एक और बात, मॉडल्स में हम यूपीएससी या फिर पॉलिटिकल साइंस, मतलब मॉडल्स भी ना, ये जो मॉडल्स हैं ये भी बहुत हाई लेवल के उसमें आते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। तो हम उतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, फायदा होता नहीं है। बच्चे कहते हैं सर इतना तो हमें लिखना ही नहीं है, हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, हम इतना डीप में क्यों पढ़ें। और कहीं ना कहीं सही बात भी है, हमें जितना पढ़ना है, जितना कॉन्सेप्ट हमारे लिए जानने के लिए पर्याप्त है, हम उतना ही करेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जितना ज़रूरी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आपके एग्जाम में लिखने के लिए, हम उतना ही पढ़ के चलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत बच्चे बाद में बोलते हैं सर ये तो, इसमें तो ये था, इतना ज़्यादा पढ़ा रखा है, या तो इसमें सर तो कुछ भी नहीं पढ़ा रखा, आपने फालतू में डाल दिया है इसको। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, थ्योरीज वाले से पहले वाली क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा एक वीडियो डलवाई है, ग्रीन गवर्नेंस, वो एक्स्ट्रा से डलवाई है क्योंकि पहले भी कई बुक्स में नहीं होता था लेकिन वो पेपर में आ जाता था, इसलिए वो क्लास लास्ट टाइम की डलवा दी गई है। चलिए, स्टिल लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। एंग्लो सेक्शन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल, द फैमिली बिजनेस मॉडल एंड द लास्ट इज कौटिल्यस आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन अर्थशास्त्र। पहला पढ़ते हैं, एंग्लो सेक्शन मॉडल या फिर एंग्लो अमेरिकन मॉडल, इसको एक और मॉडल कहा जाता है, इसका एक और नाम है एक्सटर्नल मॉडल।
ठीक है, इन तीनों मॉडल्स में से कुछ है तो उसका मतलब यही है। चलिए इसको पढ़ पढ़ के समझेंगे, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको बोलूंगा लिखने को, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसको पढ़ते टाइम हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके दौरान ही समझते चलेंगे। ठीक है, एंग्लो सक्सन मॉडल या फिर एंग्लो अमेरिकन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएसए। कहाँ पे यूज होता है जनरली ये मॉडल? डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ छोटी मोटी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ। कॉमनवेल्थ कंट्री में हम भी आते हैं एज इंडियंस। इंडिया में होता ना 2010 में कॉमनवेल्थ, जब CWG घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे बोला जाता है उस चीज को। एंड इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट फेवरेबल मॉडल, माना जाता है कि सबसे बढ़िया मॉडल यही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया मॉडल क्या था, अब मॉडल क्या है, मतलब इस मॉडल में होता क्या है। इट हैज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर। और हु यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बदले में अपॉइंट करते हैं आगे किसको? मैनेजर्स को। ठीक है, तो ये क्या बना, मैंने देखो लिखा हुआ है शेयर होल्डर लाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं मैनेजर्स को काम करने के लिए। जनरली यही मॉडल चलता है, इंडिया में भी चलता है कंपनीज में। ठीक है, अब शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो कि काम करवाते हैं, उनको पता होता है, नॉलेज होती है बिजनेस की, फाइनेंस की, बिजनेस चलाने की, गवर्नमेंट के जो जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करने की इनको नॉलेज होती है। फिर ये अपने नीचे रखते हैं मैनेजर्स, जिनसे वो एक्चुअली में काम करवाते हैं। फिर उन मैनेजर्स के नीचे आते हैं एक्चुअली में एम्प्लॉयज। जनरली यही होता है कंपनी के अंदर हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, तो ये मॉडल्स अगर आ जाए ये मॉडल, तो आप ये वाला चीज लिख सकते हो, ये ग्राफ बना के आ सकते हो पेपर में, ये आपका पार्ट है इस मॉडल का। चलिए, दिस मॉडल रिलायज ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन शेयर होल्डर, बोर्ड एंड मैनेजमेंट विद ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं इसमें ना एक चीज ये भी ऐड कर ही लो। एक काम करो, वैसे तो मैनेजर एम्प्लॉय को जरूरी नहीं लाते हैं, वैसे कई जगह लाते हैं, कई जगह सीधा डायरेक्टर ही लाते हैं। यहां पे एक लिख लो, तो यहां पे इसने क्या बोला कि ये तीनों मिलजुल के काम करते हैं जो ये बंदा बोलता है, शेयर होल्डर, राइट, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। सिंपल है, दोबारा सुन लो। ये एंग्लो सेक्शन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, एक्सटर्नल मॉडल एक ही बात है, जो कि यूएस या फिर यूएस, कनाडा, यूके यहां पे जनरली यूज होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। इस मॉडल में ये क्या होता है कि शेयर होल्डर अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, डायरेक्टर अपॉइंट करता है मैनेजर को, मैनेजर अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज को। इस तरीके से बिजनेस में काम करवाते हैं लोग एक दूसरे से। शेयर होल्डर सारे डिसीजन लेता है, वो बोलता है बाकियों को, फिर बाकी डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सॉरी डायरेक्टर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज मिल के उस काम को करते हैं। ये इसने बोला। अब इसमें देखो फीचर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, यहां से पता चलेगा इसके अंदर की और चीजें। अभी तो हमने मोटा मोटा सिर्फ मॉडल का, मॉडल है क्या वो पढ़ा है, मॉडल में कैसे कैसे होता है वो पढ़ते हैं। देखो कैसे कैसे चीजें होती है इस मॉडल में। सबसे पहले ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप ऑफ द कंपनी इज मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इंडिविजुअल शेयर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर। इस मॉडल में क्या होता है, सिर्फ कुछ बंदों के पास पावर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक बंदे के पास 70% शेयर हैं, 90% शेयर हैं, वो बाकियों के पास 0.001%, 2%, 1%, आधा %, 10.1% ऐसे शेयर नहीं। इसमें जो
शेयर होल्डिंग होती है वो लगभग लगभग मोर और लेस इक्वली होती है। मतलब 100 लोग होंगे अगर शेयर होल्डर, तो 100 लोगों के पास 2-2%, 1-1%, आधा-आधा परसेंट, मोटा मोटा ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि एक के पास 70% आ गए, एक के पास 90% आ गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे इसमें लिख लो, समझने याद रखने के लिए कैसे लिखोगे, 100 shareholders have more or less 1% each शेयर। ऐसा सिर्फ याद रखने के लिए मैंने मोटा मोटा लिख दिया, मोर और लेस नहीं करा मैंने इसको, छोड़ दो, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, एक काम, मतलब मोटा मोटी इतना होगा आपका। सबके जितने भी हैं उनके पास 1-2% या फिर जब 5-6% हो गया किसी के पास, और बाकियों के पास 1-1%, 2-2% ऐसे हो गया। मतलब जितने लोग हैं सब में मोटा मोटा बराबरी से डिवाइड होगा। कहने का ये सेंस है, किसी के पास ऐसा नहीं मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक ही बंदे के पास आ गई, ऐसा इसमें नहीं होता इस मॉडल में। अगला, यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पे क्या करते हैं, टिपिकली कंपनी के अंदर एक यूनिटरी मतलब एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ना अगली क्लास में आएगा पूरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते क्या है, कैसे अपॉइंट होते हैं, बहुत चीजें आएंगी, वो टेक्निकल पार्ट आएगा अगली क्लास से, ध्यान रखना। अगले कुछ क्लासेस टेक्निकल जाएंगे जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सब आपके कोर्स में डाला गया, जो कि एक्चुअल में कंपनीज एक्ट का या फिर ऑडिट का पार्ट था, ऑडिटिंग का पार्ट था, जो कि वो वाला पार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है आपका। अगली क्लास में टेक्निकल पार्ट आएगा। तो ये जो है ना, ये यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बीओडी में शॉर्ट में बोल रहा हूं, एक ही होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं याद रखने के लिए आपको, सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंगल इसलिए बोल रहा हूं, आगे आएगा कुछ कॉन्सेप्ट, तब एक चीज काम आएगी। ठीक है, कंपनीज आर टिपिकली रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर हु हैव नेग्लिजिबल ओनरशिप स्टेक। क्या बोल रहे हैं सर, जनरली ये कंपनी वो लोग चलाते हैं, मैनेजर चलाते हैं जिनके पास ना के बराबर शेयर्स होता है, ना के बराबर। प्रैक्टिकली बताऊं, कंपनी सेट के हिसाब से 2 या 2% से नीचे ही शेयर होते हैं। मतलब अगर 20 डायरेक्टर हैं, 20 डायरेक्टर हैं, 25 डायरेक्टर हैं, या 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वैसे पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं मिनिमम। 3 से ज्यादा अगर हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनके पास ना के बराबर शेयर्स होंगे। सिर्फ 2% होते हैं शेयर, 2 से ऊपर रखे नहीं सकते सारे बंदों को मिला के। यानी कंपनी में अगर 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ का उसका नेटवर्थ बोल रहा हूँ सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 100 करोड़ का कितना 2%, 2 करोड़ से ऊपर इन लोगों के पास होगा ही नहीं। तो ये जनरली क्या होते हैं, इनके पास शेयर होल्डिंग होती है, अलाउड ही नहीं होता, कंपनीज एक्ट में भी लिखा है। ठीक है, अभी मैं उन सेक्शंस में नहीं जा रहा, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सिर्फ एक वो पूरा बोर्ड होगा जिसमें काफी सारे डायरेक्टर होंगे, और वो क्या करेंगे, उनके पास शेयर्स नहीं होते जनरली, वो सिर्फ काम करते हैं, उनके पास शेयर्स नहीं होते, नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर। वो इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ये वर्ड लिया है, क्योंकि कंपनी सेक्टर में कुछ हो सकते हैं, कुछ है ना, 1%, 2%, इसलिए ये वाला वर्ड लिखा है इन्होंने, नेग्लिजिबल। अदरवाइज ये लिखते कि कैनॉट होल्ड, द डायरेक्टर कैनॉट होल्ड एनी इक्विटी शेयर होल्डर इन द कंपनी, बट इन्होंने ये चीज नहीं लिखी क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, इस मॉडल में क्या पढ़ा हमने, ऑनरशिप क्या होगा, मोटा मोटी बहुत लोगों के पास, बहुत सारे, मतलब सबके पास लगभग मोर और लेस बराबर शेयर होंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं होगा, कोई इक्विटी शेयर नहीं होंगे, और एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तीसरा, प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर, द साउंड लीगल सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, यहां से कोमा लगा दो,
प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर। इन कंट्रीज में क्या है, यूएस वगैरह में ना, ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे लॉज बने हैं, रेगुलेशंस बनी हैं जो शेयर होल्डर के लिए काम करेंगे। यानी शेयर होल्डर का घाटा नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके साथ फ्रॉड ना हो। कहाँ कहाँ फ्रॉड होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं करनी होती, तो नहीं करनी, तो लॉ में भी लिखा हुआ हाँ भाई नहीं करनी। और क्या बोलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का हम पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली क्लास में। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि अगर कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उससे सरकार बचाएगी यहाँ की, ठीक है, जो वहां का लीगल सिस्टम और वहां के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यानी लॉज, ये बचाएंगे कोई ना कोई इनसाइडर ट्रेडिंग से या फिर कोई इंफॉर्मेशन बाहर जाने से, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर यानी कंपनी की इंफॉर्मेशन कहीं बाहर ना जाए, उससे ही बचाएंगे। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अंदर की बात बाहर निकालना, अंदर के सीक्रेट बाहर बता के फायदा उठाना। जैसे फिल्मों में देखा होगा ना आपने, पुरानी फिल्मों में, वैसे मैं एग्जांपल दूंगा जब मैं इनसाइडर ट्रेडर पढ़ाऊंगा तब भी एग्जांपल दूंगा, जब भी दे रहा हूँ, बट अभी शॉर्ट में दे रहा हूँ। जैसे पुरानी फिल्मों में देखा है आपने, क्या होता था कि वो टेंडर पास होता था, तो टेंडर हीरो की जगह विलन को मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो हीरो के बिजनेस में से किसी बंदे को, मैनेजर को रिश्वत खिला के उससे अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल लेता था टेंडर की, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे दूसरा या विलन या जो भी दूसरी पार्टी कह लो, वो हीरो के टेंडर के अमाउंट से कम अमाउंट कोड कर देती थी गवर्नमेंट को, और वो टेंडर उसे मिल जाता था। यानी वो अंदर के बंदे ने, उस मैनेजर ने उस कंपनी के टेंडर के इंफॉर्मेशन उस तीसरे बंदे को दे दी। तो गलत हुआ ना, ये गलत चीज हुई। तो इन चीजों से वहां के रेगुलेशन बचाते हैं कंपनी को और उसके शेयर होल्डर को। चौथा, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन सुना होगा, मैंने बताया था, लेबर यूनियन। अगेन मूवी का एग्जांपल देता हूँ। मूवी में वो क्या होता है कि वो लेबर यूनियन में धरना दे देते कि हमें बोनस नहीं मिला। मैंने शायद लास्ट क्लास में कराया भी था कुछ ऐसा एग्जांपल। तो उन लोगों का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन यही लोग लेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास है। डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास है, ये लोग डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन इज मच लेस, ना के बराबर, एज द मॉडल डज नॉट अलाउ द लेबर टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मतलब जो टॉप लेवल के डिसीजन होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन। ये लोग इसमें भागीदारी नहीं होंगे, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, ये इसमें टाइम लगेगा तो प्लीज होल्ड ऑन। एंग्लो सेक्शन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में अपनाया जाता है। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ये हायरार्की होती है, यानी शेयर होल्डर अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, डायरेक्टर अपॉइंट करता है मैनेजर्स को, मैनेजर अपॉइंट करता है एम्प्लॉइज को। ये सारे मिलकर कंपनी के लिए काम करते हैं और शेयर होल्डर के लिए काम करते हैं, ठीक है। ऑनरशिप, अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंग्लो सेक्शन मॉडल आएगा तो फीचर लिखने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑनरशिप यहाँ पे यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, ऑनरशिप पैटर्न या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ भी लिख लो आप। जनरली सबके पास मोटा मोटा बराबर शेयर होते हैं, मतलब किसी के पास मेजर शेयर होल्डिंग नहीं होता। यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जिनके पास शेयर्स नहीं होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर, वहां के जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर ना चली जाए, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन बाहर ना चले जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए। इससे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वहां के लॉज एंड रेगुलेशन, वहां के लॉज एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है ना, उसको सजा ज्यादा मिलती है, उससे पेनल्टी बहुत ज्यादा लगाई जाती है, ये फायदा है वहां पे। इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस ना के बराबर होता है डिसीजन मेकिंग में, यानी जो बिल्कुल ही लो लेवल के लोग हैं ना, जो कंपनी के अंदर जो बिल्कुल ही मजदूर लोग हैं, जो लास्ट में सामान को बनाते हैं, उनको टॉप लेवल के डिसीजन लेने में नहीं इन्वॉल्व करते। टॉप लेवल के डिसीजन वही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल लो लेवल में बोलना है कि भैया ग्रीस खत्म हो गई मशीन में जी, पार्ट ढीला हो गया, ठीक है, इसको ठीक कराना है, इसकी कुछ और काम करवाना है, इसमें रिपेयर करवाना है, वो सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं,
बट अदरवाइज बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं होते, ये जनरली ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, जर्मन मॉडल, जर्मन मॉडल, कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल। जर्मन मॉडल बोल लो या फिर इसको बोल लो कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल, और इसको इनसाइडर मॉडल भी बोला जाता है एक्चुअली। यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, मैं ना यहाँ पे एक चीज छूट गया, वैसे यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। फंड रेजिंग का पॉइंट नहीं लिखा है, बताओ आपकी बुक में। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ याद रखने के लिए आपको। देखो इन कंट्री से क्या है ना, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है। इस वाले पॉइंट में ऐड कर सकते हो आप चाहो तो, पहले वाले में। यहाँ की स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग का मतलब वहाँ के कंप्लायंस बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीकों से आप पैसा उठा सकते हो मार्केट से। जैसे कि अपने शेयर इशू कर देते हैं ना, वहां से पैसा आ जाता है, फिर कंपनी को और बढ़ाते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंट्रीज का। तो लोगों को पैसा अगर मार्केट से चाहिए, यानी धंधे के लिए पैसा उठाना है, तो अपने वो शेयर्स दे सकते हैं मार्केट में, शेयर इशू कर सकते हो, उससे पैसा ले सकते हैं, यानी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। बहुत से कंट्री में उतना अच्छा शेयर मार्केट नहीं होती। आगे पढ़ेंगे आगे के मॉडल्स में। अब नेक्स्ट मॉडल आया ना, तो मुझे उसमें ध्यान आ गई चीज़, ऑल्दो आपके उसमें लिखा नहीं हुआ। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे इसमें, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता के चलूंगा आपको। यहाँ का शेयर मार्केट बहुत, यहीं लिख देता हूँ यार, शेयर मार्केट का जो कंप्लायंस है ना, जो तरीके हैं काम करने के, बहुत अच्छे हैं, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत है, जिससे क्या होता है, मनी रेजिंग, मनी रेज करना आसान होता है इक्विटी शेयर से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जर्मन मॉडल, इसका मैं लिखवा रहा था आपको, एक और नाम है इसका इंटरनल। एक्चुअली ये इंटरनल मॉडल में दो मॉडल आते हैं, जर्मन और जापानीज। ठीक है, ये पार्ट है एक इंटरनल मॉडल का, इसको इंटरनल मॉडल भी आप बोल सकते हो वैसे तो। चलिए, जर्मन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, दो कितनी बातें बोलते हैं इसको, जर्मन मॉडल बोल दिया, कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल बोल दिया, और एक और मॉडल आ गया इसका भाई साहब, देखो, मतलब एक और नाम, सॉरी, टू टीयर बोर्ड मॉडल। पढ़ते हैं जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट प्रेस्क्राइब टू बोर्ड्स, दैट इज मैनेजमेंट बोर्ड एंड सुपरवाइजरी बोर्ड। दो बोर्ड होते हैं इसमें, एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है, एक होता है सुपरवाइजरी बोर्ड। अभी जिसको समझ में आ रहा है ना, 2 मिनट होल्ड करो, आएगा, सब समझ में आएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये थोड़ा हैवी जा रहा है, और कुछ लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने मॉडल अच्छे से पढ़े ना, थ्योरीज, उनको आराम समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इसमें क्या है, इसमें दो तरीके के बोर्ड होंगे, एक मैनेजमेंट बोर्ड, एक सुपरवाइजरी बोर्ड। ठीक है, द मैनेजमेंट बोर्ड इज कंपोज सोलली इनसाइडर। जो मैनेजमेंट बोर्ड होगा ना, उसमें सिर्फ अंदर के बंदे ही रहेंगे, जो कंपनी के अंदर के बंदे ना, जो मैनेजर, मैनेजमेंट, मैनेजर और डायरेक्टर, एक्चुअली वही होते हैं, मैनेजर डायरेक्टर के ही बंदे होते हैं इसमें। और इसमें शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा क्या लिखा है, इनसाइडर और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इसको मैनेजर, डायरेक्टर, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्चुअली। अब सुपरवाइजरी बोर्ड क्या कहता है, इसमें होते हैं कि नो इनसाइडर, इसमें अंदर के बंदे कोई नहीं होता। इनसाइडर का मतलब क्या हुआ, अपने यहाँ पे लिख लो यार, आपको ना याद रहेगा, कहाँ लिखवाऊं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मैनेजर्स हो गए, ये लोग होते हैं इसमें। लेकिन दूसरा बोर्ड होता है ना, इसमें इनसाइडर नहीं होते, यानी मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह नहीं होते इसमें, ये ध्यान रखना, ये फर्क है। इट इज कंप्रेस्ड ऑफ लेबर एम्प्लॉय। सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन होते हैं भाई, दो लेबर और एम्प्लॉयज के कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स।
कौन होते हैं उनके? रिप्रेजेंटेटिव एंड शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या बना ये? देखो, सुपरवाइजरी बोर्ड होता है एक, जिसमें कौन होते हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बताता हूं मैं, ये टेंशन ना लो। रिप्रेजेंटेटिव किसके? लेबर या फिर एम्प्लॉय के, या इन दोनों के, और किसके? शेयर होल्डर्स के। मतलब एक बोर्ड, अच्छा बोर्ड क्या होता है? बोर्ड डायरेक्टर मतलब जो डायरेक्टर लोग जो काम करवाते हैं कंपनी में, जो सारी चीजें करवाते हैं लोगों से, ठीक है, वो होते हैं मोस्टली डायरेक्टर, इन जनरल सेंस बता रहा हूँ। सुपरवाइजरी बोर्ड में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, यानी इन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा। मतलब लेबर लोगों ने मिलकर अपना एक बंदा खड़ा कर दिया, लेबर और एम्प्लॉय लोगों ने मिलकर, लेबर ने अलग अपना बंदा खड़ा कर दिया, एक एम्प्लॉय ने अलग। जैसे मान लो लेबर है, बहुत बड़ी कंपनी जिसमें हजारों लेबर काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्री है, उन हजारों लोगों ने अपना एक बंदा कर दिया कि भाई हमारे बिहाफ पे ये बंदा आगे हमारी बात कहेगा, जैसा होता है ना यूनियन लीडर। इस बोर्ड में बहुत सारे बंदे होंगे, उसमें से कुछ बंदे इनके होंगे, कुछ इनके होंगे, ठीक है। अब 1000 शेयर होल्डर, 1000 के 1000 तो बोर्ड में आने जाएंगे, या 100 शेयर होल्डर या फिर 20 शेयर होल्डर, सारे तो आएंगे नहीं वहां पे। इनमें से ये कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा इसमें, और ये कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे इनमें होने के लिए, उन बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, बोर्ड वाली बात ना, पता है आपको, अगली क्लासेस में ज़्यादा समझ में आएंगी। अभी समझ लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें काफ़ी सारे डायरेक्टर होते हैं, जिन लोगों को, जो लोग चुने जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब यहाँ पे दो तरीके के बोर्ड बताए गए हैं, एक सुपरवाइजरी, एक मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी में ये बताया गया कि एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर मिलके कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो इनकी बात कहते हैं आगे, बिजनेस जब डिसीजन लेना होता है तो, ठीक है। और दूसरा कौन सा बोर्ड होता है? इसको मैं, ये हो गया। अगला कौन सा था हमारा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोर्ड में कौन लोग होते हैं? सिर्फ इनसाइडर लोग। इनसाइडर में होते कौन कौन लोग हैं एक्चुअल में? डायरेक्टर्स और मैनेजर्स।
ठीक है, आई होप इतना समझ में आपको आ रहा होगा। दोनों देख लो। ये सेंटर पे आ गया एकदम। ये दो तरीके के बोर्ड होते हैं इस मॉडल में, सुपरवाइजरी बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड का काम क्या है? काम को करना, एग्जीक्यूट करना। डिसीजन लेना किसका काम है? सुपरवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ दिस मॉडल, ऑल्दो द शेयर होल्डर्स ओन्स द कंपनी, दे कैन अपॉइंट ओनली 50% ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट द सुपरवाइजरी बोर्ड, and the rest of the appointment appointed by the employees union. The supervisory board appoint and monitor the management board. देखो अब आगे क्या कह रहा है, इतना समझ में आ गया? ये कह रहा है कि ये लोग ना, इसमें बोर्ड है मान लो 5, यहाँ पे मान लो कितने, अब 12 मेंबर है। ठीक है, इसमें मान लो 12 मेंबर है, 12। तो ये इन 12 में से 50% कितना हो गया दोस्त? 6। ये 6 मेंबर अपॉइंट कर सकता है इस बोर्ड में जितने भी मेंबर हैं। ठीक है, शेयर होल्डर 6 और बाकी बचे हुए ये अपॉइंट करता है, यानी इसके 50% बच गए 6। वैसे ना ये ज्यादा कर सकता है, ये 50 या फिर 75% तक कर सकता है, सॉरी 67% तक एक्चुअल में। ये जो कॉन्सेप्ट है वहां का, जर्मनी का, 50 से ऊपर कर सकता है एक्चुअली में। अभी आगे आएगा फीचर्स में, तब वहां पे मैं लिखवा दूंगा, लिख ही लो यहाँ पे 50 to 67%, 66.67, यानी 1/3 लिख लो, ऐसे मत लिखो 2/3। टू थर्ड कितना हुआ इसका? 8। यहां पे कितना हो गया इसका? 1/3। 1/3 कितना हो गया? 4। ठीक है, अभी तक हमने ये जो पढ़ा हमने वो यहां पे ग्राफ में बना लिया। अब चलते हैं आगे, फीचर्स पढ़ते हैं। जर्मन मॉडल के फीचर्स क्या है? देखो, पहला डुअल बोर्ड सिस्टम। भाई इस मॉडल में 2 बोर्ड होते हैं, एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है। सुपरवाइजरी बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड को चलाता है, यानी जो सुपरवाइजरी बोर्ड डिसीजन वगैरह लेगा वो मैनेजमेंट बोर्ड को करना होगा। अच्छा, ये चीज करी क्यों गई है? ये चीज करी क्यों गई है? 2 मॉडल के बनाए गए हैं, फिर सुपरवाइजरी बोर्ड में ये लोग भी अपनी बातें क्यों कहते हैं? देखो होता क्या है ना, कई जगह क्या होता है कि ऐसा ना हो जाए कि जो शेयर होल्डर है ना, सारी वो अपनी मनमानी ही चलाएं, बाकी लोगों का भी हक होना चाहिए बोलने का। ऐसा नहीं है कि लेबरों को जितना पैसा मिलना है तुम पैसा दे नहीं रहे हो, वो धरने में बैठ जाता, तुम कहते जाओ भाड़ में जाओ, हम कुछ करेंगे, हम नहीं दे रहे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे, हम नहीं दे रहे तुम्हें दिवाली का बोनस, राइट? तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि शेयर एम्प्लॉयज के या फिर लेबर लोगों के भी कुछ लोग इस बोर्ड में होंगे जो अपनी बातें कहेंगे कि यार इनके लिए भी ये चीज करनी चाहिए। वो लोग क्या करेंगे? वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे कि इनके बिहाफ पे वो चीजें ऊपर बोलेंगे। जब भी इनकी बैठक होगी ना, कोई डिसीजन लिया जाएगा तो इनके बिहाफ पे ये लोग बोलेंगे। ठीक है, इसलिए लाया जाता है। इंडिया में भी है, जैसे लेबर यूनियन होती है, उनका लीडर होता है, स्मॉल शेयर होल्डर भी होता है। छोड़ो, अभी उसमें नहीं जाते, फिर मैं कंपनी सेक्ट में चला जाऊंगा, फिर मैं ज़्यादा डीप चला जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, जो कि इररेलेवेंट है आपके इससे। नाउ मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ जर्मन मॉडल। फर्स्ट फीचर क्या है? डुअल बोर्ड। जैसे मैंने बताया 2 बोर्ड होते हैं इसमें। जैसे एंग्लो सेक्शन में एक ही बोर्ड था, यूनिटरी बोर्ड, यहां पे डुअल बोर्ड है, 2 बोर्ड होते हैं। ऑल पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज विद मोर देन, देखो ये लिखने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा। ये मॉडल क्या बोलता है? जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं और पब्लिक कंपनियां, सबको जिनके पास 500 एम्प्लॉयज से ज्यादा है, ठीक है, जिनके पास 500 एम्प्लॉयज से ज्यादा है, उनके पास सुपरवाइजरी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए।
एग्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट बोर्ड। हाँ मैनेजमेंट बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड ही था ना, मैंने गलत नहीं कहा, हाँ ठीक है ठीक है। जिस भी कंपनी के पास 500 एम्प्लॉय से ज्यादा है उनको ये मॉडल अपनाना पड़ेगा, और जनरल मॉडल में, और उसको 2 बोर्ड बनाने पड़ेंगे अपनी कंपनी में, वो सिर्फ एक बोर्ड पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन जनरल जर्मन कंपनीज, एम्प्लॉयज इलेक्ट 1/3 और 1/2। देखो यहां पे आ गया, ये लो जी आ ही गया, या तो वो 1/3 यानी 1/3, या फिर 1/2 यानी 1/5। देखो ये लोग या तो 1/2 यानी 50% हो गया, या फिर 1/3 यानी 1/3। इतने लोग ही अपॉइंट कर सकते हैं, टोटल नंबर जो भी सुपरवाइजरी बोर्ड में होंगे उनमें से, राइट। तीसरा, लेवल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड लिक्विडिटी। देखो इसमें दिक्कत क्या है, देखो ये पॉइंट जब मैंने लास्ट में बताया था ना, इसलिए बताया था आपको, पिछले मॉडल में मैंने लास्ट में आपको क्या लिखवाया था, जो यूएस मार्केट है ना, वहां पे स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बढ़िया है, वहां पे कई तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया में भी बहुत बढ़िया है, इंडिया में बीएससी एनएससी है ना, जहां पे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। यूएस में हमसे भी बहुत सी चीजें अच्छी है, वहां पे और तरीके के स्टॉक होते हैं, और तरीके से कई तरीकों से पैसा आप लगा सकते हो शेयर मार्केट में। ठीक है, वहां पे पैसा रेस करना आसान है, हमसे भी ज्यादा आसान है। लेकिन जर्मन मॉडल में दोस्त क्या कह रहा है, ये जर्मन मॉडल में ना जो लिस्टिंग कंपनियों में है वहां पे ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं। शेयर मार्केट वहां की इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे ज्यादातर लोग डेट पे पैसा उठाते हैं। डेट पे यानी कर्जे पे बैठा उठाते हैं, इक्विटी के बेस पे नहीं, डिबेंचर इशू करके या फिर लोन पे पैसा उठाते हैं अपने काम को चलाने के लिए। और यूएस वगैरह में क्या है, वो सीधा अपने शेयर मार्केट में अपना पैसा डाल देते, शेयर इशू कर देते हैं अपनी कंपनी के, वहां से पैसा उठाते हैं। इसमें जाऊंगा बहुत डीप हो जाएगा, फिर मुझे तुम्हें ना वो जो 1 शेयर होल्डर था ना कि लगभग बराबर शेयर होल्डिंग होती है एंग्लो सेक्शन मॉडल में, उसमें भी और डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां हम नहीं जा रहे। यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे कि इसमें लिखा नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें कनेक्ट रहें और याद रहें। यहां पे हमने क्या लिखा था, लगभग सबके पास मोटा बराबर शेयर होल्डर था। लेकिन यहां पे क्या है ना, यहां पे ना कुछ लोगों के पास ज्यादा शेयर होल्डर हो सकता है, जैसे किसी के पास 25%, किसी के पास 70% शेयर कंपनी के, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। जनरली यहां पे क्या करते हैं लोग ना, लोन पे ही काम करते हैं, लोन पे पैसा उठाते हैं और फिर अपना धंधा करते हैं। शेयर्स पे, शेयर मार्केट में शेयर इशू करते ही नहीं है इस मॉडल में। डुअल क्लास शेयर्स, वन क्लास ऑफ शेयर हैज मोर वोटिंग राइट देन अदर क्लास, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ वन शेयर वन वोट इज नॉट एप्लीकेबल। वन क्लास ऑफ शेयर हैज मोर वोटिंग राइट्स देन अदर क्लास, therefore the principle of one share one vote is not applicable। देखो समझो इस चीज को, यहां पे लगाता हूं। इसमें क्या होता है, मान लो ए बी सी डी ई इतने लोग हैं, मान लो शेयर होल्डर हैं सारे। ठीक है, ये है शेयर होल्डर्स। ए के पास है मान लो 20 शेयर, बी के पास है मान लो 5 शेयर, सी के पास है मान लो 10 शेयर, डी के पास है मान लो 40 शेयर, ई के पास है मान लो सिर्फ 2 शेयर। जस्ट इमेजिन, ये 2 चीजें बोल रहा है इस लाइन में, लेकिन वो समझ में ऐसे आएंगे नहीं। क्या जब ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होगी, उस मीटिंग में ए वोट करेगा तो उसके वोट 20 गुना होंगे, 20 शेयर के हिसाब से वोट करेगा? नहीं, वो एक ही वोट माना जाएगा, इसका सिंगल वोट माना जाएगा, इसका सिंगल वोट माना जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बाय देमसेल्फ, इट डजंट मैटर। ये लोग जितने लोग हैं
वोटिंग करेंगे। ये पैटर्न है, ये वाला पैटर्न नहीं अपनाया जाता यहाँ पे, ये वाला पैटर्न नहीं अपनाया जाता। किस चीज के लिए? वोटिंग के लिए। एक और तरीका है, अब ये, अब जैसे मान लो शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, बहुत सारे के शेयर होंगे। हो सकता है कि दूसरा क्या है, मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। अब ये दूसरा सिनारियो, इसमें मान लो कि इस वाले के पास जो शेयर है ना वो दूसरे टाइप के हैं। इस वाले के पास हैं इक्विटी, इसका इन्होंने नाम रख दिया इक्विटी, यहां पे लिखता हूं ना, इसका नाम रख दिया इन्होंने इक्विटी लेवल 1, इसका नाम रख दिया इक्विटी, इसके पास भी लेवल 1 वाले शेयर हैं। इसके पास मान लो इक्विटी लेवल 3 वाले शेयर हैं, और इसके पास, ये मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऐसा इंडिया में नहीं होता, ठीक है। मान लो जिसके पास लेवल 1 के शेयर हैं, उनके जितने वोट हैं वो उतने ही वोट माने जाएंगे, जितने शेयर हैं उतने वोट माने जाएंगे, यानी 20 शेयर हैं तो उसके 20 वोट माने जाएंगे। लेवल 2 वाले के पास 5 जितने वोट हैं उसका 2 गुना माना जाएगा। लेवल 3 के पास जितने शेयर हैं उसका 20 गुना माना जाएगा उसके वोट, मान लो। तो क्या हो जाएगा, 20 वाले का तो कितने वोटिंग मानी जाएगी आपकी, क्योंकि 1 के बदले 1 है, इसका भी है 5 के बदले 5, इसके वोट कितने माने जाएंगे, इसके पास ही मान लो लेवल 2 है, पूरा लिख देता हूं आप कंफ्यूज ना हो। देखो बहुत ज्यादा मैं घुस रहा हूं, थोड़ा सा, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है। L2 में मान लो इसका मल्टीप्लाई 1, इसका भी मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई, यानी इनके पास जितने शेयर हैं वो 2 से गुना माने, उसके 2 से गुना करके वोटिंग मानी जाएगी। 10 के बदले कितने हो गए, 20। ठीक है, अब इसकी भी कितने होगी, 40 के बदले 80, लेकिन इसके मान लो 2 शेयर के बदले मान लो इसको, इसके राइट माने जाएंगे 50, कितने हो जाएंगे, सीधा 100। तो देखो इसकी वोटिंग राइट ज्यादा हो गई ना, इसकी ज्यादा सुनी जाएगी, चाहे इसके पास शेयर कम है, क्योंकि इसके पास शेयर कौन से हैं, बढ़िया वाले, हाई लेवल की कैटेगरी वाले शेयर है। ठीक है, तो ये था सर कहने का मतलब। अब नॉर्मली समझ लेते हैं, कहने का मतलब है ये अलग अलग तरीके के शेयर्स निकालते हैं अपने, उन शेयर के हिसाब से डिपेंड करेगा किसके पास ज़्यादा शेयर है। ऐसा लोग करते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं इंडिया में ऐसी चीज़ों को। प्रेफरेंशियल शेयर मतलब जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, वो शेयर जो फिर सिर्फ जो पहले से जिन्होंने कंपनियां बनाई है ना, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, जो कंपनी के मालिक थे, वो शेयर सिर्फ वही ले सकते हैं। उन शेयर की वोटिंग वैल्यू बहुत होती है, उनके पास 4 भी होंगे तो उनकी वोटिंग 40 के बराबर होगी। ठीक है, उसे प्रेफरेंशियल बोलते हैं। ये आप कंपनी एक्ट में या फिर और लेवल पे जाकर पढ़ सकते हो। अदरवाइज इतना समझ लो, डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के शेयर्स हैं आपके पास, उस हिसाब से आपके वोटिंग की वैल्यू मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट मॉडल इज जापानीज मॉडल। देखो ये भी सिंपल सा मॉडल है बहुत। जापानीज मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिजनेस नेटवर्क मॉडल। ठीक है, और इसमें क्या था, एक इसे ना और मॉडल कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आई एम नॉट श्योर कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शायद कायरेट्स्कू मॉडल भी बोलते हैं। चलिए, इसको एक तो 2 मॉडल और बोलते हैं इसको, आपके बुक में शायद नाम मिले, लेकिन मुझे नहीं पता इस बार आपके पेपर में कैसा है। रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, एक तो ये मॉडल बोलते हैं इसको, और एक बोलते हैं कायरेट्स्कू मॉडल। तो जापानीज मॉडल को हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप मॉडल भी कहते हैं, कायरेट्स्कू मॉडल भी कहते हैं, और इसको बिजनेस नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं। इसमें होते हैं जनरली
जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो बैंक भी हो सकते हैं, दूसरे कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ लार्ज फैमिली ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ दूसरी कंपनी भी हो सकती है जो कि क्रॉस होल्डिंग क्या बोलते हैं इसको, एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी के पास। एक्चुअली वहाँ क्या होता है ना, छोटी छोटी कंपनियों मिलकर ना दूसरी कंपनियाँ खोलती हैं। एक कंपनी बनाने के लिए पहले कुछ लोग होंगे, उसके बाद एक कंपनी बनेगी, फिर ऐसी बहुत सारी कंपनी बनते बनते एक कंपनी बनाएगी, दूसरी बड़ी कंपनी बनाएगी। ये मॉडल ज़्यादा फॉलो होता है वहाँ पे। जैसे मित्सुबिशी है, एक एसी सुना होगा आपने, बहुत महंगा आता है एसी वो जापान का ही है, ठीक है। एसीज में सबसे महंगा उसी का होता है, एक मित्सुबिशी और एक होता है अपना ओ जर्नल से भी महंगा आता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी एक जैपनीज मॉडल कंपनी है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है इसमें ये शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी। जनरली ये लोग होते हैं जो मेन लोग होते हैं, उनके साथ ये लोग भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। दोबारा देखो, एक्चुअली वीडियो रुक गई थी 2 बार, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस 3rd टाइम, वीडियो पूरी पॉज हो जाती थी। चलिए, एक कंपनी में शेयर होल्डर कैसे लिखूं, इसको लिखता हूं ऐसे समझाने के लिए आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर तो मालिक हो गए, तो ये जो लोग हैं ना, जो कंपनी चला रहा है वो लोग हो गए मेन प्रमोटर, मान लो उनको प्रमोटर्स, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्रॉस कंपनी शेयर होल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जो छोटी छोटी कंपनियां मिलकर बड़ी कंपनियां बना रही हैं, उनके पास दूसरी कंपनी के शेयर होना, यानी एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर होना। ठीक है, ये लोग इसी में से डायरेक्टर भी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा ना, वो इन्हीं के लोग होंगे। यहां तक कि गवर्नमेंट का बंदा भी होता है जापान में किसी कंपनी में डायरेक्टर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनके पास हो सकता है कि कुछ मेजर शेयर होल्डिंग भी हो। जैसे एंग्लो सेक्शन मॉडल में क्या था, सबके पास लगभग मोर और लेस बराबर शेयर होंगे, 5-10%, 2%, 1%, 6%, 7%, 10%, 12%, 13%, 14%, ऐसे ऐसे करके शेयर होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हो सकता है किसी के पास, मान लो इन्हीं के पास 70% शेयर होल्डिंग हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है जापानीज मॉडल में। ठीक है, दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां पे इनके बंदे भी होते हैं। बैंक के बंदे भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक बंदा होगा, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दूसरी कंपनी का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, और गवर्नमेंट का भी एक बंदा होगा इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो कि ये देखेगा कि कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। यहाँ पे बैंक बहुत मेन होते हैं, बहुत मेन रोल होते हैं बैंक और इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी को शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और उनको लोन भी दे सकते हैं, बड़ा लोन। जनरली यही देते हैं लोन, शेयर होल्डर ही बनते हैं, और ये कई बार क्या करते हैं, उनको लोन भी देते हैं। शेयर होल्डर हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये लोन बहुत बड़े बड़े दे सकते हैं कंपनी को। पहला पॉइंट, डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द जापानीज मॉडल। द गवर्नमेंट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सुपरविजन, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंपनी की देख रेख में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहां पर वो सब कुछ देखती रहती है, क्योंकि उनका एक बंदा बैठा होता है कंपनी में, वो बंदा रिटायर्ड ऑफिसर होता है जनरली वहां का। कोई रिटायर्ड हो जाता है ना 60 साल के बाद, वहां पे जिस भी हिसाब से रिटायर्ड होते हो, या फिर वहां के जो IAS वगैरह होते होंगे, वहां के ब्यूरोक्रेसी वाले बंदे, उनमें से एक बंदा उस कंपनी में डायरेक्टर बनता है। जो भी कंपनी में डिसीजन वगैरह लेना होता है तो वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। रोल ऑफ बैंक,
द मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ जापानीज कंपनी इज मोस्टली बैंक्स, जनरली वो बैंक ही होते हैं, ठीक है, जो कि डेट प्रोवाइड करते हैं, लोन, ठीक है, वही बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक हो सकता है उसका शेयर होल्डर भी हो। तो वहां भी जनरली पैसा बैंकों से उठाया जाता है रादर देन मार्केट में इक्विटी शेयर यानी शेयर इशू करके, वहां पे भी जनरली पैसा उसी में उठाया जाता है, लाइक जर्मन मॉडल। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, बोर्ड मेंबरशिप इन जापानीज फर्म फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड ए रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड ऑफर करते हैं जो भी लॉन्ग सर्विंग बंदा है, जो जितना ही वहां पे क्या है, जो जितना ही पुराना एम्प्लॉय है उसको उतने ही फायदे मिलते हैं, ठीक है, उनको फायदे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको चाहे नया बंदा आ जाए चाहे एक बहुत बहुत पुराना बंदा, उनको दोनों को सेम फैसिलिटी मिले, नहीं, वहाँ पे जो जितना ही टिकता है उतना ही ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलते हैं। एक्चुअली जापान में क्या होता है ना दोस्त, वहाँ पे सच में एक बंदा जिंदगी भर तक एक कंपनी में काम करता है, वहाँ का वर्क कल्चर ऐसा है। नियरली 90% जो लोग हैं वहाँ पे, डायरेक्टर हैं वहाँ पे, जो कि सीनियर पोस्ट पे हैं, वो सारे पुराने एम्प्लॉय ही हैं। लगभग वहाँ पे जितनी कंपनी है वो वहाँ पे पुराने एम्प्लॉय बनते रहते हैं। जो मालिक है ये नहीं कि वो हमेशा सीईओ या फिर डायरेक्टर के पोस्ट पे वही रहेगा, जो पुराने एम्प्लॉय बनते जाते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर उनकी पोस्ट बढ़ती जाती है, वो एट द एंड डायरेक्टर बन जाते हैं। चौथा, कंटिजेंसी मॉडल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट एक्सरसाइज एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी। वैसे तो देखो बैंक ना, ये जो बैंक है ये डायरेक्ट कंट्रोल तो रखता, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन यहाँ पे इसी के माने जाएंगे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेगा, लेकिन अगर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ गलती कर दी, तब ये इनके ऐसे तैसे कर देता है बैंक। ये है यहाँ पे, जब तक ये स्मूथली कंपनी चल रही है तब तक बैंक कोई पंगे नहीं लेता, हाँ भाई तुम जो मर्जी डिसीजन लो, जो मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आता है फैमिली बेस्ड मॉडल। फैमिली बेस्ड मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्ट इन सेवरल अंडरडेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्री लाइक ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया, मलेशिया, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ना, ये सारी आती है इसमें। ये लोग क्या करते हैं, ये वाला बिजनेस मॉडल अपनाते हैं, फैमिली बेस्ड मॉडल है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यानी जिनकी फैमिली चलाती है आगे, फैमिली दर फैमिली, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, वो टेक ओवर कर सकता है बिजनेस। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो अंबानी का है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, अब उनके बेटे आ गए हैं, ठीक है, अनंत अंबानी। तो जनरली ये वाला जो मॉडल होता है वो इन कंट्रियों में ज़्यादा फेमस है। सिंपल चीज़ है, क्लोजली हेल्ड कंपनियां बनाते हैं लोग। क्लोजली हेल्ड कंपनियां किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ही बोलते हैं। द मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन द प्रमोटर्स फैमिली, प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनियां स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई होती है। जनरली इंडिया में क्या होता है, उन्हीं लोगों की फैमिली के ही बंदों के पास मेनली मोटे मोटे शेयर्स उन्हीं के पास होते हैं कंपनी के, जो ज़्यादातर शेयर। मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, जो बड़े बड़े इंडिया में जो ये मॉडल चलता है, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, मैंने उस कंपनी को अच्छा खासा ग्रो कर दिया, तो मेरे पास उस कंपनी के मान लो 80% शेयर मेरे पास ही हैं, 80% 90% शेयर मेरे पास ही हैं। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चों के पास भी ज़्यादातर शेयर उसी के पास रहेंगे, फिर उनके बच्चों के पास भी शेयर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जो नया डायरेक्टर आता जा रहा है या फिर कोई दूसरा बंदा शेयर खरीद रहा है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। जनरली डोमिनेंस एक फैमिली की ही बनी रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी इन इंडिया या फिर इन कंट्री में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। मोर देन 50%, देखो इंडिया में क्या है, अगर आप 50% से ऊपर के मालिक हो, मोर 50% नहीं, मोर 50 से ऊपर, यानी 50.5 50 या 51% मान लो, तब माना जाता है कि आपके पास कंपनी का मालिकाना हक है, ठीक है। दूसरा, फैमिली कंट्रोल, सारा कंट्रोल उस फैमिली का ही होता है, वही लोग डिसीजन भी लेते हैं, उनके पास ही शेयर होल्डिंग होती है, डायरेक्टरशिप भी ज़्यादातर उन्हीं के पास ही होती है, डिसीजन भी वही लेते हैं, काम भी वही करवाते हैं आगे, ठीक है। तो ये मॉडल ये चीज़ कहता है। नाउ अब आते हैं हमारा नए टॉपिक पे, इसको एक तरह से नया टॉपिक ही समझ के चलो, कौटिल्य आर्ट ऑफ गवर्नेंस।
कौटिल्य जी कौन थे हमारे? एक 4वीं शताब्दी में कौटिल्य बोल लो, चाणक्य बोल लो, और इनका एक और नाम था शायद विष्णुगुप्ता। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे। इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को तख्त से गिरा दिया था अपना दिमाग से सिर्फ। इनकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी होती थी उस जमाने में, घुमाना चीज़ों को, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, अमित शाह को बोलते हैं ना कि हाँ ये तो चाणक्य हैं, चाणक्य नीति अपनाते हैं, चाणक्य नीति। तो इन्होंने उस ज़माने में ना जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसमें बहुत चीज़ें हैं। इसमें आपके जो भी इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से 4 बड़ी चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब के बारे में इस किताब में लिखा हुआ उन्होंने। मैं थोड़ा सा जाता हूँ तो थोड़ा बहुत आपकी स्क्रीन में देख लो, ठीक है। इस किताब के बारे में, इस किताब में लिखा हुआ उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें। हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये हमारा पार्ट ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये यूपीएससी में आता है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है, ये बीए के पोल साइंस का पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये हमारे कोर्स में नहीं था, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये था ही नहीं टॉपिक। बट चाणक्य ने बहुत सारी नीतियां ऐसी बनाई थी उनके हिसाब से, उनकी बुक के हिसाब से, कि ये चीज ऐसा ऐसा करनी चाहिए। तो जो कॉर्पोरेट यानी जो गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नेंस के लिए उन्होंने जो जो चीजें बोली थी वो हमारे कोर्स में डाल दी गई हैं। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, द गवर्नेंस मॉडल ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र ऑफर्स अ डीप एंड कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइज एथिकल लीडरशिप, जस्टिस, वेलफेयर। कौटिल्य क्या कहते हैं, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं? एथिकल लीडरशिप। एथिकल होनी चाहिए लीडरशिप, यानी जो ही बंदा राज कर रहा है वो एथिकल हो, बरो, ठीक है। ये नहीं हो कि वो झूठ बोलता हो, वो किसी का नुकसान करना चाहता हो। जस्टिस पे डिपेंड करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम हो, और विच कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट टुडे, जो कि इनकी नीतियां है ना आज भी रेलिवेंट मानी जाती हैं। 1 मिनट देना मुझे, ठीक है। इनकी नीतियां आज भी रेलिवेंट मानी जाती हैं। सोचो, इतने पुराने अर्थशास्त्री थे। अब उन नीतियों में से जो कि बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया है, उसमें से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी देश को कैसा चलाना है, क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, वो वाला पार्ट सिर्फ पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, ठीक है। वो सारी देखो चीजें क्या हैं, की एस्पेक्ट्स। पहला, रोल ऑफ द किंग एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जो किंग होता था, जो राजा होता था, और जो मिनिस्टर होता था यानी उस टाइम का जो मंत्री होते थे, उनको क्या काम करने चाहिए थे वो देखो। कौटिल्य कहते हैं द किंग शुड नॉट आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली मतलब मनमानी, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करे, बट सीक्स द काउंसिल ऑफ हिज मिनिस्टर। वो किसकी बात सुने? जो उसके मंत्रीगण हैं उनकी बात को सुने, क्योंकि वो लोग समझदार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, राजा से ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री वगैरह होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होती है। तो एक राजा को अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए, उन लोगों की बात भी सुननी चाहिए। अगला, द मिनिस्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल नॉट जस्ट एडवाइजिंग बट ऑल्सो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन। अब मिनिस्टर यानी जो मंत्री लोग हैं उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ एडवाइस कर दो जी, वो सारे लोग अपनी बातें बताते हैं राजा को, फिर राजा उसमें से एक सही बात का डिसीजन लेता है, फिर उस डिसीजन को काम करना इनका काम है। इनका काम ये नहीं सिर्फ सजेशन दे दिया, इनका काम है उस सजेशन को एग्जीक्यूट करना है, यानी निभाना, ठीक है। तो किंग की सक्सेस यानी राजा की सक्सेस डिपेंड करती है कि वो जो मंत्रीगण हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं और एफिशिएंट हैं, कितना तेज है काम करने में। दूसरा, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। कौटिल्य ने क्या कहा कि इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स एंड सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हीनियस क्राइम। वो कहते हैं कि सबको बराबरी का हक होना चाहिए, चाहे आदमी हो या औरत हो, ठीक है। ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी जो लोग उस टाइम ज्ञानी लोग थे ना, ऋषि मुनि लोग थे, उनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई कुछ ना कर दे, उनकी रक्षा का ज्यादा ध्यान दिया जाए।
और जो भी गलत करता है, जो भी हीनियस क्राइम, बहुत बड़े बुरे बुरे क्राइम करता है, ठीक है, उनको लिए सीवियर कॉन्सिक्वेंस, उनको बहुत तगड़ी सजा मिले। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड अकॉर्डिंग टू की प्रिंसिपल। जैसे जस्टिस होता है, जो आज के ज़माने में जो जज साहब होते हैं, वो जज साहब किन चीज़ों पे अपने निर्णय देते हैं, सही चीज़ों पे, राइट, यस, वो चीज़ सही होनी चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, एविडेंस, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एंड एज पर लॉ होना चाहिए। यानी वो चीज़ सही होनी चाहिए, वो चीज़ों का, मान लो जज साहब कोई डिसीजन दे रहे हैं, कोई सुनवाई कर रहे हैं, उस पर अपनी जस्टिस दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस मैटर पे क्या देखेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर सही गलत है तो क्या इसके ऊपर इसका सबूत है या नहीं है। होता है ना, फिल्मों में देखा ना, बिना सबूत के क्रिमिनल छूट जाता है। इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था कि नहीं था। जैसे आज के ज़माने में क्या कहते हैं, जब कोर्ट में केस चल रहा होता है ना, तो वकील क्या कहता है कि इतने साल पहले इस केस में ये वाली सजा सुनाई गई थी, या फिर ये वाली वर्डिक्ट सुनाई गई थी, तो आप भी वैसी वर्डिक्ट सुना दो हमारे केस में। तो पिछले केस का भी रेफरेंस दिया जाता है। तो वही चीज देखो आज भी चल रही है, यही चीज जो कि कौटिल्य ने उस जमाने में कही होंगी। हिज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज हायरार्किकल with specific duty, responsibility and qualification for each role and administration system। जो एडमिन सिस्टम होगा ना, उसमें एक हायरार्की बनी होगी जो कि उनके एजुकेशन पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगी। जैसे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो डायरेक्टर होगा, जो उससे कम है वो मैनेजर होगा, जो उससे कम है वो एम्प्लॉय होगा, ऐसा समझ के चलो। चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, एथिक्स एंड एंटी ऑटोक्रेसी। कौटिल्य फॉर्मिंग अपोजेस ऑटोक्रेसी रूल्स, एडवोकेटिंग फॉर सिस्टम वेयर पावर इज नॉन कॉन्सेंट्रेटेड इन सिंगल इंडिविजुअल। ऑटोक्रेसी मतलब जैसे होता है ना, एक सिंगल बंदा होता है, वो अपनी ज्यादा चलाता है, तानाशाही। तो कौटिल्य साहब क्या थे, तानाशाही के खिलाफ थे। ठीक है, वो कहते हैं ये सब चीजें गलत है, सबको उनके हिसाब से काम बांटना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे की चले, एक ही बंदे के हिसाब से काम हो या फिर डिसीजन लिए जाएं। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, कि सब हर जगह एक बंदे की ना चले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लेवल पे कुछ बंदे अपॉइंट होंगे, वो उनके हिसाब से वो वाले काम, वो वाले बिजनेसेस वो लोग हैंडल करें। जैसे अब राजा के नीचे सारे बंदे होते थे, तो वो मंत्रीगणों को अलग अलग डिपार्टमेंट होता था। फूड डिपार्टमेंट किसी का होता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी का होता था। जो चीज़ आज भी होती है, आज जब सरकार बनती है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके बाद अलग अलग लोगों को, उनके जो भी मंत्रीगण हैं, उनको क्या होता है, मंत्रियों को, मिनिस्टर को पोस्ट दी जाती है कि तू एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, तू रक्षा मंत्री बनेगा, तो ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा। ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि सारे काम एक ही बंदा करे, उसी के कहने पे हर चीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक यानी जो पैसा से रिलेटेड होती चीजें, वो प्रिंसिपल क्या कहते थे। उसमें से पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। चलो यहाँ स्टार मार्क कर रखा है, यहाँ भी कर देता हूँ। Kautilya recognized the importance of strong economy as the foundation of the stable polity. For a stable polity, यानी एक स्थिरता वाले, यानी एक सही राज्य को चलाने के लिए कौटिल्य ने कुछ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक चीजें बताई थी। क्या थी वो? He asserted that the king control over state wealth ensures his authority unchallenged। देखो कैसी बात बोल रहा है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। कौटिल्य कहते थे कि राजा सब कुछ चलाएगा, जो मेन इकोनॉमिक्स है ना, राजा देखेगा। उसकी इंपॉर्टेंस उसके राज्य में पैसों को लेकर कम नहीं होनी चाहिए। पूरे राज्य में सबसे अमीर वही होगा, तभी वो सही से डिसीजन ले पाएगा। उसकी बात लोग सुनेंगे, वो सही गलत का डिसीजन उसी हिसाब से पब्लिक के लिए ले पाएगा। टैक्सेशन, कौटिल्य कहते थे
हाई टैक्स अकॉर्डिंग टू हिम लीड्स टू टैक्स इवेजन while low tax can increase revenue by fostering sense of fairness and compliance. क्या कहते थे वो कि टैक्स एक बैलेंस के हिसाब से लगाओ, जितनी जरूरत है उतना टैक्स लगाओ. अगर सरकार के फंड में या फिर राजा के फंड में धन कोष बोलते हैं ना, उसमें कम हो, जैसे आज के जमाने में क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स. पहले क्या था, राज्य कोष होता था. राज्य कोष में अगर जितना कम पैसा पड़ रहा है उतना ही आप टैक्स लगाओ. ज्यादा लगाओगे तो बुरा है, बहुत कम लगाओगे तो बुरा है. ये कौटिल्य ने कहा था. अगला, ही ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इक्विटेबल प्राइसिंग, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि प्राइस सही रहे. ये नहीं है कि फालतू का प्राइस आप चार्ज करो किसी कस्टमर से. कौटिल्य's इकोनॉमिक प्रिंसिपल एम्फसाइजेस सोशल वेलफेयर विद द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी प्रोटेक्टिव इन हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी. कौटिल्य कहता था कि हमें जो गरीब लोग हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए. अगला देखो कितने पॉइंट है. रोल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल. कौटिल्य कहता था एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसको वो इंकरेज करते थे कि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है देश की प्रगति के लिए और समाज के प्रगति के लिए, सोसाइटल प्रोग्रेस. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वो कहता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करके चलो. ठीक है. दिस रिफ्लेक्ट्स कौटिल्य फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच टू मैनेजिंग द रिसोर्सेज सस्टेनेबली. वो कहता था कि रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करो भाई, अंधाधुंध यूज मत करो. सस्टेनेबली का मतलब क्या होता है, देखो आजकल आप देख रहे हो पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है. तो दिल्ली में हमें तो पता ही है. खैर, अब आप कहोगे सर डेवलपमेंट भी तो जरूरी है. तो एक कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट ऐसे करो कि आपके हेल्थ को दिक्कतें ना हो, आपके एनवायरनमेंट को, आप प्रकृति को दिक्कत ना हो. उस हिसाब से आप डेवलप करो चीज़ों को, उस हिसाब से बिल्डिंग बनाओ कि लोगों को दिक्कत ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो, पानी को संरक्षित रखो, पानी पॉल्यूटेड ना करो. इस हिसाब से डेवलपमेंट करो ताकि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट को भी लॉस ना हो. उससे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कॉन्सेप्ट है, पता नहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स में है शायद, या फिर इसमें शायद आएगा आगे, देख लेंगे. ठीक है. तो ये हम कौटिल्य जी बोलते थे. अगला, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस. देखो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका. वैसे ये पॉइंट ना आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, बस आपको हेडिंग याद होनी चाहिए. इकोनॉमिक पॉलिसी. कौटिल्य फोकस करते थे इकोनॉमिक सफिशिएंसी पे एंड रेवेन्यू जनरेशन. ही एम्फसाइजेस दैट स्टेट पावर इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक कैपेसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहते थे भाई देखो ऐसा है, जिसके पास पैसा है, अगर जिस राज्य के पास, तो उसकी मार्केट में वैल्यू चलेगी. ठीक है. तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है. उसी से स्टेट की पावर यानी उस राज्य की पावर बनेगी. जो जितना ज्यादा पैसे वाला होगा उसकी पावर उतनी होगी. आज भी यही है एक्चुअल में, जितना अमीर देश है उसकी उतनी चलती है. एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. कौटिल्य क्या कहते थे कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, यानी जो लायक है उस जॉब के, उस मंत्री पद के या किसी भी चीज के लिए उस जमाने में, उसी को वो पद मिलना चाहिए. थोड़ा सा हिंदी ज्यादा बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये अर्थशास्त्र से सारी चीजें ली गई है और आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे. लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग. ही वॉन्स अगेंस्ट डिले एंड इनडिसीजंस, एडवोकेटिंग द प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शंस. He also emphasizes the importance of listening, considering the needs of people, employees in corporate context. Sorry. वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि डिसीजन लेने में ज्यादा समय मत लगाओ. वो कहते थे जो प्रॉम्प्ट बंदा है ना, जो तुरंत जितनी जल्दी डिसीजन ले पाए, कोई चीज में आप फंस गए तुरंत डिसीजन लो. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा पेपर में, डिसीजन लो कि हाँ अभी आगे आगे अगले वाले क्वेश्चन को करो. कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर में, उसी टाइम इस क्वेश्चन को ना मुझे आता नहीं है लेकिन मैं इसको पहले करूंगा, इस और जो ज्यादा अच्छे से आता है उसको वो करते नहीं है.
कि उसको बाद में करेंगे, और उसकी वजह से ना वो क्वेश्चन छूट जाता है कई बार। मेरे साथ हुआ है ये सीए जर्नी में मेरे साथ हुआ था ये 1-2 बार, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या था, ही ऑल्सो एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। वो कहता था कि चीज़ों को पहले ध्यान से समझो, सुनो, उसके बाद डिसीजन लो। लास्ट, कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, क्वार्टरली एडवाइसेस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की ऑफ लीडरशिप। देखो कम्युनिकेशन तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बीकॉम का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की है लीडरशिप की। अपनी बात को सही से सामने पहुंचाना और उसको करवाना एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ये चीज होनी चाहिए किसी भी राज्य में, ये बोलते थे कौटिल्य जी। तो ये था हमारा आज का मॉडल्स। थोड़ा लंबी क्लास चली गई, आप इसको आराम से देखना 1 या 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, थोड़ी लंबी चली गई, कोई बात नहीं, लंबी जानी भी थी। इसको मैंने पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा है। पिछली बार बहुत जल्दी खत्म हो गई थी ये वाला पार्ट, इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा समझा है। प्लस एक नया मॉडल भी ऐड हुआ है कौटिल्य वाला, उसमें भी हमें टाइम लगा, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स रिवाइज द सेम इन 5 और 10 मिनट। पहला मॉडल हमने पढ़ा था एंग्लो सेक्शन मॉडल। इसको एंग्लो सेक्शन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मॉडल भी बोलते हैं, या फिर एंग्लो अमेरिकन मॉडल भी बोलते हैं। जनरली यूएस, यूके या फिर जो अदर कॉमनवेल्थ कंट्री हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे इस मॉडल को फॉलो किया जाता है। इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में होता है सबसे ऊपर शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, डायरेक्टर एम्प्लॉइज को मैनेजर को अपॉइंट करता है, फिर मैनेजर एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं। इस हायरार्की में काम चलता है। ज़्यादातर शेयर्स शेयर होल्डर के पास अलग होते हैं, डायरेक्टर के पास शेयर ना के बराबर होते हैं इस मॉडल में। इंडिया में भी ऐसा होता है, कंपनी में इंडिया में तो क्या होता है कई बार डायरेक्टर ही शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होते हैं ज़्यादातर। बट अमेरिका मॉडल क्या कहता है, डायरेक्टर एक अलग लोग होना चाहिए, शेयर होल्डर अलग होना चाहिए, मालिक अलग होना चाहिए, शेयर होल्डर जो उनके कंपनी में काम करे वो अलग हो। ये है आपका मॉडल। वहाँ की शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। वहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा मार्केट से इक्विटी शेयर के हिसाब से उठाना ज़्यादा इजी है, ठीक है, मनी रेस करने के लिए। और वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ एक ही बोर्ड होता है जो कि काम करता है। यानी डायरेक्टर का जो बोर्ड होता है जिसमें 3, 4, 5, 7, 10 जितने भी डायरेक्टर हो वो एक ही होता है। फीचर्स क्या है, ऑनरशिप पैटर्न। वहाँ पे जनरली हर शेयर होल्डर के पास लगभग बराबर शेयर होते हैं। लगभग बोला है मैंने, इसका मतलब समझ लेना कि सबके पास एग्जैक्टली बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता जैसे जर्मन और जापानीज मॉडल में क्या होता है कि किसी के पास 90%, किसी के पास 80% शेयर ऐसा भी हो, ऐसा वहाँ पे नहीं होता जनरली। यूनिटरी बोर्ड यानी एक ही बोर्ड होता है जिसके पास ना के बराबर, उस बोर्ड में जितने भी डायरेक्टर हैं उनके पास ना के बराबर शेयर्स होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी वहाँ का जो लॉ सिस्टम है वो शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन करता है। किससे, ताकि कंपनी की इंफॉर्मेशन कहीं बाहर ना लीक हो जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के फायदा करना। जब इनसाइडर ट्रेडिंग का टॉपिक आएगा तो हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन वगैरह होती है उनका इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में ना के बराबर होता है। यानी जो टॉप लेवल का बंदे जो डिसीजन लेते हैं काम धंधे के रिलेटेड, उनमें सबसे नीचे के लेवल को, यूनियन लेवल के बंदे को नहीं इन्वॉल्व किया जाता। अगला जर्मन मॉडल, इसको हम बोलते हैं इंटरनल मॉडल या फिर 2 टियर मॉडल। यहाँ पे 2 तरह के बोर्ड होते हैं जो कि काम करते हैं। एक होता है सुपरवाइजरी बोर्ड, एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि उसमें सुपरविजन किया जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग होती है। सुपरविजन बोर्ड में शेयर होल्डर अपने बंदे डालते हैं, अपने बंदे अपॉइंट करते हैं, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, और एम्प्लॉयज या फिर लेबर वाले जो बंदे हैं वो अपने बंदे मिलकर अपॉइंट करते हैं। आधे बंदे शेयर होल्डर करते हैं, आधे एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं। आधे से ज़्यादा शेयर होल्डर कर सकते हैं, एम्प्लॉय आधे से ज़्यादा नहीं कर सकता अपने बंदे अपॉइंट उसमें। यहाँ देख लेते हैं एक बार सुपरवाइजरी बोर्ड, इनके इसमें जो भी हैं इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव इस बोर्ड में होते हैं। जैसे कि 12 हैं। शेयर होल्डर या तो 50% कर सकता है या तो 50 से ऊपर भी कर सकता है, यानी 66%, यानी 2/3। एम्प्लॉयज अपने बंदे इस बोर्ड में कितना रह सकता है, या तो 50% या फिर 1/3। एक ये बोर्ड होता है, एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड में इनसाइडर लोग होते हैं। इनसाइडर लोग कौन होते हैं, डायरेक्टर और मैनेजर। मैनेजमेंट बोर्ड अलग इसलिए होता है
क्योंकि मैनेजमेंट काम, कंपनी में काम करने वाले लोगों का हिसाब अलग होता है, उनको अलग नॉलेज होता है, उन्होंने अलग तरीके से पढ़ाई लिखाई की होती है। जैसे वो MBAs वगैरह होते हैं जिनको बिजनेस करना आता है, वो लोग जनरली डायरेक्टर्स बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, जिन्होंने फाइनेंस ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होता है। ठीक है, हो सकता है जो मालिक लोग हैं, जो शेयर होल्डर लोग हैं, उनका फाइनेंस बैकग्राउंड ना हो, वो इंजीनियर हो या फिर पढ़ाई ना की हो उन्होंने, वैसे भी तो हो सकता है ना। इनका काम अलग होता है डिसीजन मेकिंग का, इनका काम होता है कि ये चीज़ हमें करनी है, करने वाला काम होता है इनका कंपनी के अंदर। इसके फीचर क्या है? डुअल बोर्ड सिस्टम, यहाँ पे 2 बोर्ड होते हैं, जबकि उसमें 1 बोर्ड होता था। जिस भी कंपनी के पास 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय, उनको 2 बोर्ड बनाने पड़ेंगे, सुपरवाइजरी बोर्ड भी और मैनेजमेंट बोर्ड भी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होता है, वो सुपरवाइजरी बोर्ड में एम्प्लॉय से कर सकते हैं अपने हाफ या फिर 1/3 या फिर 50% या फिर 33.33% बंदे अपॉइंट कर सकते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड में। लेवल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट, वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी इतने अच्छे से आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ की मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर लोग लोन लेके अपना बिजनेस करते हैं, यानी डेट उठाते हैं। डुअल क्लास शेयर्स, वहाँ पे वोटिंग का हिसाब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपके पास 20 शेयर हैं तो आपको 20 वोटिंग, आपका वोट 20 के बराबर माना जाएगा, नहीं। या तो आप जितने लोग हो उतनी वोटिंग मानी जाएगी, चाहे आपके पास 2 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर आपके पास अलग तरीके के शेयर्स हो, शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर, लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 3 के। हो सकता है लेवल 1 के शेयर होल्डर का जितने शेयर हैं उसकी वोटिंग उतनी मानी जाए, लेवल 3 के जितने शेयर हैं उसकी उतनी वोटिंग 50 गुना ज़्यादा मानी जाए। तो डिपेंड करता है शेयर्स पे, टाइप ऑफ शेयर पे, प्रेफरेंशियल शेयर बोलते हैं इसको। जैपनीज मॉडल बहुत इजी मॉडल, अगेन इसको रिलेशनशिप मॉडल ही बोलते हैं, इसको बिजनेस नेटवर्क मॉडल बोलते हैं, इसको काइरेस्कू मॉडल ही बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां मिलके बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं। बट अभी इतना डीप में मत जाओ, जो लिखा है वो पढ़ के चलो, अभी वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया था। जनरली जापान में क्या होता है, शेयर होल्डर ना, जो मेन जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं उनके साथ साथ बैंक भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे कंपनी लोन लेती है वो भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। दूसरी कंपनियां भी इन्वॉल्व करके उनका शेयर होल्डिंग बन सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी होते हैं। बैंक का तो स्पेसिफिकली होते ही होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो बैंक लोन देता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट का बंदा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक पार्ट होता है, वो चाहे कोई रिटायर्ड बंदा हो या फिर कुछ जापान में उस जगह का कोई IAS ऑफिसर, वहां के हिसाब से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो। फीचर्स क्या है जापानीज मॉडल के? डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट का वहां पे बहुत डोमिनेंट रोल है, यानी गवर्नमेंट हर चीज पे देख रेख करती है उस कंपनी पे, वो कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, बहुत ध्यान देकर चलती है। रोल ऑफ बैंक का क्या रोल है? बैंक वहां का मेजर सोर्स ऑफ फंड है, वहां पे भी जर्मन मॉडल की तरह आप इक्विटी पे पैसा नहीं उठा पाते जल्दी, बड़ी दिक्कत है। वहां की शेयर मार्केट इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया और US की है। ठीक है, तो वो बैंक क्या करते हैं, डेट प्रोवाइड करते हैं, यानी लोन प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वहां पे क्या है, एम्प्लॉय जितना पुराना होता है उसको उतने ही ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। कंटिजेंसी मॉडल, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सरसाइज। देखो कंटिजेंसी क्या है, बैंक बोलता है कि कंटिजेंट है, यानी कुछ पता नहीं है आगे का। बैंक आपसे, यहाँ पे बैंक का हो सकता है डायरेक्टर हो, लेकिन ना ये ज्यादा पंगे नहीं लेते। जो मेन लोग होते हैं ना कंपनी के, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं अगर कंपनी सही से चल रही है। बैंक जब बीच में घुसते हैं, जब उनको लगता है कि कुछ गलत काम हो रहा है या कंपनी का लॉस हो रहा है, तब बैंक कहता है ढंग से काम कर लो, नहीं तो मेरा पैसा वापस लौटाओ अभी के अभी। फीचर्स हो गए खत्म। लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट है। फैमिली बेस्ड मॉडल वो होती है जो जनरली इंडिया, मैक्सिको, मिडिल ईस्ट कंट्री और क्या बोलते हैं एशियन कंट्री में ज़्यादा ये मॉडल चलता है, जिसमें क्या होता है फैमिली ओन्ड बिजनेस ही आगे चलते रहते हैं, यानी दादा का, बाप का, बेटे का, सबका बदला वही लोग लेते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं की ओनरशिप, मेजर इसी कंपनी में जितनी भी शेयर होल्डिंग है, मेजर शेयर होल्डिंग यानी 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग उसी फैमिली के लोगों की चलती रहती है। उस मॉडल को बोलते हैं फैमिली बेस्ड मॉडल। इसके 2 फीचर्स होते हैं। जनरली क्या होता है, पहला क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसमें 50% से ज़्यादा जो मैंने अभी बोला वो शेयर उसी फैमिली के पास होते हैं, और उस कंपनी में जो भी डिसीजन होते हैं, यानी डायरेक्टर जो डिसीजन लेने चाहें
वो भी वही लोग लेते हैं, डिसीजन भी वही लेते हैं, शेयर होल्डिंग भी उन्हीं के पास होती है। ये कहता है ये मॉडल। अब कौटिल्य की कुछ नीति थी, वैसे तो मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, बट फिर भी सुन लो। कौटिल्य एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने स्ट्रैटेजिस्ट थे, बहुत बड़े राज्यों को बनाया और बिगाड़ा भी। आप इसे इनकी कहानी देख सकते हो, कभी आपको टाइम मिले, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी इनके बारे में कहानियाँ। तो हम उस अर्थशास्त्र की बुक से, जो कॉर्पोरेट यानी गवर्नेंस का पार्ट है, एक राजा को कैसे चलाना चाहिए, एक देश को कैसे चलना चाहिए, वो कुछ मोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उसका पहला था रोल ऑफ किंग। राजा का क्या रोल होना चाहिए? राजा का रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करे, वो अपने मंत्रीगण लोगों की, यानी अपने ब्यूरोक्रेसी वाले लोगों की भी बात सुने। जैसे आपको क्या लगता है कि सर मोदी जी का सारा डिसीजन मोदी जी लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी जो बजट निकालती हैं, वो क्या खुद बनाती हैं क्या बैठे घर पे? नहीं, बहुत सी पीछे टीम होती है, बहुत से सीएस होते हैं उसके पीछे, एमबीएस होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। वो लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पिछले साल जो जो हुआ उसको देख रेख करके, उसमें कमियां निकाल के आगे क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, उसके बाद बजट बनता है। समझे? चलिए, तो राजा उनकी बात भी सुनेगा, उनका सजेशन भी लेगा, और जो भी सजेशन लेके बताएगा वो उन मिनिस्टर्स को या फिर उन मंत्रियों को करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस, राजा ने क्या बोला कि भाई सबको बराबरी का अधिकार है, आदमी हो या औरत हो, और जिसने कोई बड़ा क्राइम किया तो उसको बड़ा सजा भी मिलनी चाहिए। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जस्टिस है राजा के पास या किसी के पास भी, अभी के समय में कोर्ट के पास कोई भी केसेस आते हैं, तो केसेस जो जज साहब हैं अपने वर्डिक्ट कैसे देंगे कि भाई सामने वाला बंदा सही है, उसके लिए प्रूफ है यानी एविडेंस है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कोई है, और लॉ में जो लिखा है उसके हिसाब से वो अपनी जजमेंट देगा। इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जजमेंट पास करेंगे जज साहब या फिर उस जमाने में राजा साहब। ठीक है, और हायरार्की मेंटेन हो गई, यानी जैसे था ना, शेयर होल्डर है, फिर डायरेक्टर है, फिर एम्प्लॉय, मैनेजर, फिर एम्प्लॉय, इसी हिसाब से हायरार्की होगी। एक टॉप वाले मंत्री अलग होते हैं, फिर उसके नीचे वाले मंत्री अलग होते हैं, फिर उसके नीचे वाले सैनिक वगैरह अलग होते हैं। एथिक्स एंड ऑटोक्रेसी, यानी मनमानी नहीं चलेगी सिर्फ एक राजा की, अगर वो कुछ गलत करा तो उसकी मनमानी नहीं चलेगी। कोई डिपार्टमेंट में एक बंदा ही सब कुछ नहीं चलाएगा, तानाशाही नहीं चलेगी, जबरदस्ती की नहीं चलेगी, नहीं चलनी चाहिए, ये था कौटिल्य का कहना। ठीक है, किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब था। इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या कहता है? इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। कौटिल्य का ये कहना था कि सबसे पहले इकोनॉमिकली मजबूत बनो, पैसों से मजबूत बनो, ठीक है, तभी उसका पावर यानी किंग की पावर बनी रहेगी, राजा की पावर बनी रहेगी। टैक्सेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। कौटिल्य ये कहते थे कि टैक्स या तो बहुत ज़्यादा मत लगाओ या बहुत कम भी मत लगाओ। बहुत ज़्यादा लगाओगे तब भी दिक्कत है, बहुत कम लगाओगे तब भी दिक्कत है। वो कहते थे कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो, इक्विटेबल प्राइसिंग हो। ठीक है, प्राइस सही रखा जाए, जिस सामान का जितना प्राइस होना चाहिए उतना ही रखा जाए, जबरदस्ती का फालतू का चार्ज ना किया जाए। लास्ट में क्या बोला इन्होंने? पुअर और नेडी, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पे भी राजा को ध्यान देना चाहिए, यानी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगला, रोल ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते थे पूरे के पूरे देश की सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। अगला, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहते थे रिसोर्सेज को बचा के चलो, हिसाब से यूज करो, फालतू में बहाओ मत, उसको खराब मत करो। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब पेट्रोल वगैरह, या फिर अपनी प्रकृति, पेड़ पौधे, इनको भी बचा के रखो, इनको ऐसे नहीं फालतू में खत्म कर दो। एप्लीकेशन ऑफ मॉडल गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैंने बताया कि स्टेट की पावर डिपेंड करती है उसके रेवेन्यू से, उसके पास जितना पैसा, जिस राज्य के पास जितना पैसा, वो उतना ही मजबूत। एफिशिएंसी एंड इंटेग्रिटी, कौटिल्य क्या बोलते थे कि मेरिट के बेस पे, यानी जो जितना पढ़ा लिखा है उसको उसी हिसाब से उतनी बड़ी जॉब मिलनी चाहिए। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो बंदा जितना तेज तर्रार है ना, जो जितनी जल्दी खराब सिचुएशन में डिसीजन ले पाए, ये उसको मानते थे कि वो बंदा बढ़िया है। कि ऐसा होना चाहिए लोग जो क्विकली डिसीजन ले,
जो डिले ना करें, लेट ना करें, प्रोएक्टिव हों और डिसीजन लेने से पहले सोचे समझे चीज़ों को। कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लीडरशिप। जो भी लीडर होता है, जो भी डराजा होता है, जो अपनी बात कहे तो इतना ढंग से समझा पाए। ऐसा नहीं है वो कह कुछ रहा है, कह रहा है, आम लोग समझ रहे हैं इमली, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई नो थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा और याद रहेगा। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।